गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में पहले भी 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, इसलिए आप पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम कृषि पाठ में हम आगे पढ़ते हैं। आगे मोटे अनाजों के बारे में आता है। पहले हम गेहूँ, चावल, चाय, इनके बारे में हम पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मोटे अनाजों के अंदर आते हैं ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, ये जो अनाज है ये भारत में मुख्य तौर पर उगाए जाते हैं। ठीक है, ज्वार जो है वो क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न मतलब खाने वाली फसल है। पहले नंबर पे चावल था, दूसरे नंबर पर गेहूं और तीसरे नंबर पर ज्वार आता है। ठीक है, यह जो है यह भी एक खाद्यान्न फसल है। इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि एक तो इसके अंदर पानी की आवश्यकता ही कम पड़ती है, पानी कम लगता है। इसके अलावा ये फसल उन क्षेत्रों में बोई जाती है जहां पर वर्षा जो है वो पर्याप्त मात्रा में होती है। इस फसल के अंदर वर्षा सिर्फ 60 सेंटीमीटर चाहिए होती है, इसलिए इसमें सिंचाई करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ज्वार जो है ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है मतलब ये गर्मियों के अंदर बोई जाती है। अब जो भी फसल गर्मियों के अंदर बोई जाएगी, सिंपल सी बात है, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो अधिक चाहिएगा। तो इस फसल के लिए तापमान जो है वो 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर मिट्टी जो है वो हल्की, दोमट, चिकनी व काली मिट्टी चाहिए, क्योंकि काली मिट्टी के अंदर जो है वो नमी जो है वो बरकरार रहती है। ठीक है, जल्दी से वो सूखता नहीं है। जैसे चिकनी मिट्टी है उसके अंदर अगर एक बार पानी दे दिया जाए तो कई दिनों तक पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुख्य उत्पादक राज्य कौन से होंगे जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है? तो मिट्टी वाले पाठ में हम पढ़ चुके हैं कि काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों के अंदर मिलती है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो ज्वार एक तरह से खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है मतलब गर्मियों में बोई जाती है। तो गर्मियों में तापमान कैसा होता है? अधिक होता है। तो इस फसल के लिए तापमान अधिक चाहिए होगा। वर्षा जो है इसके लिए नॉर्मल चाहिए, 60 सेंटीमीटर वर्षा। सिंचाई करने की आवश्यकता भी इसमें नहीं होती है। काली मिट्टी के अंदर, चिकनी मिट्टी के अंदर ये उगाई जाती है। तो ये जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वहीं पर ये फसल जो है ये उगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फसल पर हम आते हैं बाजरा। बाजरा जो है वो भी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है मतलब गर्मियों में बोई जाएगी, और गर्मियों में बोई जाएगी तो उसके लिए तापमान जो है वो अधिक चाहिएगा। तो इसके लिए तापमान हमें चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए भी वर्षा बहुत कम चाहिए, 30 से 50 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर भी हमें सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ बोया जाता है? बलुआ और काली मिट्टी में। ठीक है, बलुआ मिट्टी जो राजस्थान के अंदर मिलती है उस मिट्टी के अंदर ये बोया जाता है। तो बाजरा जो है वो सबसे अधिक राजस्थान में बोया जाता है, क्योंकि जो बलुआ मिट्टी जो है, ब्लूई मिट्टी जो है वो कहाँ पर मिलती है? राजस्थान के अंदर मिलती है। इसके अलावा बाजरा कहाँ पर बोया जाता है? हमारे हरियाणा में बोया जाता है। हरियाणा के आसपास यूपी हो गया, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये जो फसल जो है ये बोई जाती है। तो ज्वार और बाजरा दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। दोनों को ही टेम्परेचर, तो जो तापमान जो है वो अधिक चाहिए और वर्षा जो है वो कम चाहिए होती है। और दोनों के लिए चिकनी और काली मिट्टी सही रहती है, लेकिन बाजरा जो है उसके लिए ब्लूई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट फसल पर हम आते हैं मक्का। मक्का फसल जो है वो खाने में भी प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा पशुओं को चारे के रूप में भी खिलाई जाती है। ऐसे कहते हैं कि मक्का खिलाने से पशु जो है वो बहुत जल्दी मोटे ताजे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फसल जो है ये खाने के भी काम आती है और चारे के रूप में, दोनों तरह से ये प्रयोग में लाई जाती है। और ये भी एक खरीफ की ही फसल है। अब खरीफ की फसल है तो गर्मियों में बोई जाएगी और गर्मियों में तापमान अधिक रहता है, तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के अंदर यूपी और एमपी में इधर नदियां बहुत सारी बहती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बिहार में भी नदियां होकर के बहती हैं।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के अंदर भी नदियां जो है वो अपनी घाटियां बनाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी जो है वो पाई जाती हैं। तो ये तीनों जो थे, ज्वार, बाजरा और मक्का, तीनों मोटे अनाज थे और तीनों जो है वो गर्मियों में उगाए जाते हैं, मतलब खरीफ की फसलें हैं ये, और खरीफ की फसलें गर्मियों में उगाई जाती हैं। तो इनको तापमान अधिक चाहिए और इनको पानी जो है वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये तीनों मोटे अनाज हमें याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं दलहन। दलहन किसे कहते हैं? दलहन के अंदर वो आते हैं जिससे दाल बनाई जाती है, जैसे चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, मटर आदि आते हैं। ठीक है, इनसे दाल बनाई जाती है। दलहन के कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं, मतलब दाल किस किस से बनाई जाती है, दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। तो उसमें हम कोई भी 2 फसलों के नाम, 3 फसलों के नाम हम बता सकते हैं, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। ठीक है, तो दलहनी फसलें जिनसे दाल बनती है। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दालों का, मतलब सबसे उत्पादक मतलब उनको बनाता है। ठीक है, और इसके अलावा उपभोक्ता भी है, मतलब उनका यूज भी करता है। सबसे ज्यादा यूज भारत में जो गरीब लोग होते हैं वो भी दाल बनाकर खा लेते हैं। ठीक है, मतलब दाल सबसे ज्यादा खाई जाती है भारत में, अमीर हो चाहे गरीब हो। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक हैं। ठीक है, जो भी शाकाहारी खाने हैं उनमें दाल जो है वो सबसे अधिक प्रोटीन देती है, सबसे अधिक प्रोटीन दालों में ही पाया जाता है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, मतलब दालों को पानी जो है वो कम चाहिए होता है। तो दालों को पानी जो है वो कम चाहिए होता है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, मतलब जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर भी हम दालों को उगा सकते हैं। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। मतलब हमारे देश के अंदर गर्मी और सर्दियों में 2 फसलें उगाई जाती हैं, बीच के समय में हम खेतों को खाली छोड़ देते हैं। खाली क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अगर हम लगातार भूमि पर खेती करते रहेंगे तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाएगी। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे इसलिए हम बीच के कुछ समय में हम भूमि को खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उस समय अगर कोई व्यक्ति खाली छोड़ना ना चाहता हो तो उस पर वो दालों की खेती कर सकता है, क्योंकि दाल जो है वो वायु से नाइट्रोजन लेकर और उसको मिट्टी में छोड़ देती हैं, जिसके कारण मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है। तो दाल जो है वो एक तरह से मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो जो एक अरहर वाली दाल को छोड़ करके जो अन्य जो बाकी दालें हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेती हैं और उसको भूमि में छोड़ देती है, जिससे भूमि की जो उपजाऊपन जो है वो बना रहता है। इसके अलावा जो दलहन फसलें जो दाल हैं वो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में उनका उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी दालें उगाई जाती हैं, जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब हमें एक मेन तो याद रखना जरूरी है मध्य प्रदेश, और बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दालें सबसे अधिक मध्य प्रदेश के अंदर उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है तिलहन। तिलहन का मतलब होता है जिनसे तेल निकाला जाता है। अब तेल कौन कौन सी फसलों से निकाला जाता है? मूंगफली जो होती है, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी, ये भारत में उगाई जाने वाली मेन तिलहनी फसलें हैं, मतलब इनसे तेल निकाला जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में उगाई जाने वाली 2 तिलहनी फसलों के नाम बताओ, तो हमें इन तिलहनी फसलों के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन सी जो ऐसी फसलें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। ये अधिकतर खाद्य हैं, मतलब खाने वाले हैं। ठीक है, हम इनको खा सकते हैं और हम इनको खाना बनाने में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, खाना बनाने के अंदर हम तेल का प्रयोग करते हैं, तो हम इनमें से किसी भी चीज़ के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग जो है वो साबुनों के अंदर, ठीक है, और जो भी श्रृंगार का जो सामान होता है, ठीक है, उसके अंदर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तिलहन जो उत्पादन किए जाते हैं उसमें से कुल उत्पादन में से आधा भाग जो है वो मूंगफली का है। मतलब जितनी भी तेल वाली फसलें उगाई जाती है उसमें सबसे अधिक मूंगफली उगाई जाती है। ठीक है, और मूंगफली भी सबसे अधिक कौन से राज्य में उगाई जाती है? गुजरात के अंदर। तो गुजरात जो है वो मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य
हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं मूंगफली के उत्पादक राज्य? राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है। फर्स्ट नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर राजस्थान व आंध्र प्रदेश जो है वो आते हैं। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि अलसी और सरसों, सरसों जो है सर्दियों में उगाई जाती है। अभी हम खेतों में जाकर देखेंगे तो अभी सर्दी के मौसम में हमें सरसों उगाई हुई मिलेगी। तो अलसी व सरसों जो है वो रबी की फसल है। रबी की फसल मतलब सर्दियों में उगाई जाती है। अरंडी जो है वो खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी का भी एक पौधा होता है, उसकी खेती की जाती है। अरंडी का भी तेल निकाला जाता है। तो ये खरीफ और रबी मतलब गर्मियों और सर्दियों दोनों ऋतुओं में ये बोया जाता है। तिल जो है वो सबसे अधिक गुजरात में बोए जाते हैं। अरंडी भी सबसे अधिक गुजरात में बोया जाता है, ठीक है। और मूंगफली भी सबसे अधिक गुजरात, मतलब तीन जो है मूंगफली, तिल और अरंडी, तीनों में गुजरात का फर्स्ट स्थान है। इसके अलावा सूरजमुखी जो है वो सबसे अधिक कर्नाटक में। और सोयाबीन तो दाल में आ गई, और दाल कहाँ पर बोई जाती है सबसे अधिक? मध्य प्रदेश के अंदर बोई जाती है, ठीक है। तो ये दलहन और तिलहनी फसलें थी। इसके बाद आता है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें वो फसलें हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, बोरी बनाते हैं, मतलब जिनसे रेशा बनाया जाता है। तो रेशा हम किस किस से बनाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलों के नाम बताओ, ठीक है। तो एक तो कपास हो गया, जूट, सन व प्राकृतिक रेशम, ये चार हैं, ठीक है। ये भारत में उगाई जाती हैं। जो प्राकृतिक रेशम होता है वो फसल नहीं होती, उगाई नहीं जाती, बल्कि वो रेशम के कीड़े आते हैं, उनके कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। जो रेशम है, रेशमी जो कपड़ा होता है, वो कोई उगाया नहीं जाता, बल्कि रेशम के कीड़े होते हैं, उनके कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके लिए रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, ठीक है, और उनसे फिर वहां पर रेशम का उत्पादन किया जाता है। छोटे नंबर में आ सकता है, जो रेशम उत्पादन के लिए जो मतलब रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरीकल्चर। हिंदी इंग्लिश कुछ भी आए, ऑप्शन में आपको सिर्फ सेरीकल्चर ही मिलेगा। उनकी खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। तो ये वर्ड हमें याद रखना है, ठीक है। रेशमी कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट फसल आती है कपास। कपास जो है वो गर्मियों में बोई जाती है। गर्मियों में बोई जाती है तो वो खरीफ की फसल होगी, ठीक है। खरीफ की फसल है, गर्मियों में बोई जाती है। तापमान इसको बहुत अधिक चाहिए होता है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तापमान उच्च रहना चाहिए, जितना तापमान उच्च रहेगा फसल उतनी अच्छी होगी। और धूप एकदम खिली हुई, एकदम चमकदार धूप होनी चाहिए। जितनी धूप चमकदार निकलेगी, कपास के अंदर चमक उतनी ही ज़्यादा आएगी, ठीक है। इसलिए बिल्कुल चमकदार धूप, खिली हुई धूप चाहिए उसको। वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। 210 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए, पाला रहित दिन होने चाहिए। अगर पाला गिरेगा तो फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो 210 दिन पाला रहित होने चाहिए, ठीक है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। मैंने काली मिट्टी जब पढ़ाया, जब मैंने बताया था कि काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक अच्छी होती है, ठीक है। अब कपास के लिए श्रम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें बिल्कुल उसको चुनना होता है, एक एक उसमें से फूल में से, कपास के फूल में से, तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए हमें कपास की जब खेती करते तो हमें सस्ते श्रमिक चाहिए जो उस काम को कर दे। इस फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 6 से 8 महीनों में इसकी फसल तैयार होती है। मुख्य उत्पादक राज्य कौन से होंगे? जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वही मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी। मतलब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में काली मिट्टी लगभग हर जगह मिलती है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जूट और पटसन। जूट जो है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, ठीक है। सुनहरा मतलब वो गोल्डन कलर का रेशा निकलता है उससे, जैसे बोरी होती है ना गोल्डन कलर की, तो उसी तरह का रेशा निकलता है इससे, ठीक है। अब कपास को तापमान अधिक चाहिए तो इसको भी तापमान अधिक चाहिए, 25 से 35, ठीक है। वर्षा अधिक चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। अब जूट की फसल कहाँ उगाई जाती है? जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में उगाई जाती है, क्योंकि
इस फसल को उगाने से मिट्टी की थोड़ी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो जाती है, इसलिए वहां पर उगाई जाती है जहां पर हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछती है। ठीक है, और मिट्टी की हर वर्ष नई परत कहाँ बिछती है? जहां पर नदियां बहती है और नदियां अपने साथ अवसादों को बहा करके लेकर आती हैं और उनको वहां पर छोड़ देती हैं, जिससे वहां पर हर वर्ष मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। तो जूट की मिट्टी उसी में नहीं, जूट की फसल जो है वो उसी मिट्टी में उगाई जाती है। मुख्य उत्पादक राज्य कौन से हैं जूट के? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा व मेघालय। ये सभी वो क्षेत्र है जहां पर नदियां बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जूट का प्रयोग बोरी बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए व गलीचे बनाने। गलीचे कौन से होते हैं? जो हम घरों में यूज करते, पैर वगैरह साफ करने के लिए। ठीक है, तो वो गलीचे होते हैं, उनको बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये थी कपास और जूट, ये दोनों ही रेशेदार फसलें हैं। कपास जो है, कपास और जूट दोनों को ही उच्च तापमान चाहिए, ऊंचा तापमान, और वर्षा जो है वो अधिक चाहिए। ठीक है, और दोनों से ही कपास से कपड़े बनाए जाते हैं और जूट से हम बोरी, रस्सी वगैरह बना सकते हैं। आगे आता है बागवानी फसलें। बागवानी फसलें कौन सी होती हैं? जो भी फल और सब्जियां होती हैं उनको बागवानी फसलें बोलते हैं। ठीक है, फल सब्जी कोई भी हो सकती है। अब कहाँ कहाँ उगाई जाती हैं? हर फसल के लिए अलग अलग जगह है। जैसे आम है, आम कहाँ पर उगाए जाते हैं? अच्छे आम कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में आम अच्छे मिलते हैं। संतरे नागपुर व चेरापूंजी, चेरापूंजी एक जगह है जो मेघालय के अंदर है। ठीक है, तो वहां पर संतरे मिलते हैं। केले कहाँ पर मिलते हैं? केरल में, मिजोरम में, महाराष्ट्र में व तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, लीची उत्तर प्रदेश में व बिहार में लीची फेमस है। अनानास मेघालय के अंदर मिलते हैं। अंगूर आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना में व महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर मीठे अंगूर मिलते हैं। और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब मिलते हैं, नाशपाती, खुबानी व अखरोट मिलते हैं। ठीक है, सेब, नाशपाती, खुबानी व अखरोट मिलते हैं। तो ये जगह जो है ये इन फलों के लिए फेमस है, तो ये यहाँ पर मिलती हैं। क्वेश्चन आ सकता है बागवानी फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो उसके अंदर फल व सब्जियां आती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं कि कृषि के अंदर क्या प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एक तो हरित क्रांति आई थी कृषि के अंदर, जिसके कारण कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। ठीक है, लेकिन वह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गई थी। ठीक है, हरित क्रांति के समय उत्तम क्वालिटी के जो बीज हैं उनका निर्माण किया गया था। ठीक है, उस पर बल दिया गया था। इसके अलावा अच्छे खाद पर, अच्छे रासायनिक कीटनाशकों पर बल दिया गया था, जिसके कारण हरित क्रांति आई थी और उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फसलों का बीमा शुरू किया है। कभी सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या फसलों में कभी आग लग जाए तो उसके लिए फसलों का बीमा किया गया है, ताकि किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके अलावा किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं दी जाती हैं। आजकल बैंक के अंदर किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है। ठीक है, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। इसके अलावा आकाशवाणी व दूरदर्शन जो चैनल बिल्कुल फ्री में चलते हैं, उन पर मौसमी संबंधी जानकारी दी जाती है कि मौसम कैसा रहेगा, कौन सी फसल उगाई जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं कि किस तरह से कृषि की जानी चाहिए, कौन सी क्वालिटी के बीज प्रयोग करने चाहिए। ठीक है, खाद कैसा होना चाहिए, कीटनाशकों का किस तरह से प्रयोग करें ताकि कृषि को भी हानि ना हो। तो इस तरह के कृषि कार्यक्रम जो है वो आते हैं आकाशवाणी पर और दूरदर्शन पर। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी प्रावधान है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस कीमत पर अगर अनाज नहीं खरीदता है तो सरकार उस कीमत पर किसानों से अनाज खरीद लेती है, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं।
इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, ताकि कृषि विश्वविद्यालयों में लोग अच्छे से कृषि के बारे में पढ़ लिख सकें, ठीक है, और उनको फायदा हो। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।